हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं 3D मेंसुरेशन का डे 1 क्लास में। आज की इस क्लास में हम 3D मेंसुरेशन के अंदर क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ के साथ अलग-अलग एग्जाम में पूछे गए बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के सवाल के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। मजा आएगा आपको। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3D मेंसुरेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे फिगर है जिसके बारे में आपको स्टडी करना होता है, जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिक फिगर, एसिमेट्रिक फिगर। ठीक है, तो वो सब के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे 3D मेंसुरेशन को। तो लगभग 15 मिनट तक हम लोग 3D मेंसुरेशन, जिसको हम त्रिविमीय क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन को बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करेंगे, जहां से आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से फिगर होते हैं जो सिमेट्रिक फिगर के अंदर आते हैं, एसिमेट्रिक फिगर के अंदर आते हैं, कुछ कॉमन फार्मूला जो सिमेट्रिक फिगर के लिए वैलिड होते हैं सारे सिमेट्रिक फिगर के लिए। ठीक, फिर उसके बाद फाइनली हम लोग, ठीक है, 15 मिनट बाद फिर आपको देखने को मिलेगा क्यूब को हम सेपरेट तरीके से स्टडी करेंगे, क्यूबॉइड को हम सेपरेट तरीके से स्टडी करेंगे, और लगभग आज की इस लेक्चर में फिर हम 25 से 30 सवालों का कलेक्शन भी डिस्कस करेंगे। अलग अलग एग्जाम में पूछे गए लेटेस्ट पैटर्न के सवाल मजेदार तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का यह सेशन। ओके, देखिए दोस्तों, 3D मेंसुरेशन, जिसको हम त्रिविमीय क्षेत्रमिति के नाम से भी जानेंगे। अगर हम कहें 3D मेंसुरेशन के अंदर कौन कौन से चित्र पिक्चर में आते हैं, तो भाई साहब ध्यान रखेंगे 3D मेंसुरेशन के अंदर दो प्रकार के चित्र पिक्चर में आएंगे। एक को बोला जाएगा सममित चित्र, दूसरे को बोला जाएगा असममित चित्र। सममित चित्र जिसको हम सिमेट्रिक फिगर के नाम से जानेंगे, असममित चित्र जिसको हम एसिमेट्रिक फिगर के नाम से जानेंगे। अगर हम कहें क्यूब, जिसको बोला जाएगा घन, क्यूबॉइड जिसको बोला जाएगा घनाभ, सिलेंडर जिसको बोला जाएगा बेलन, ये सारे के सारे फिगर सममित चित्र कहे जाएंगे, सिमेट्रिक फिगर कहे जाएंगे। ध्यान रखेंगे। अच्छा भाई साहब, अगर हम कहते हैं कोन, जिसको शंकु बोला जाता है, स्फीयर जिसको गोला बोला जाता है, पिरामिड जिसको हिंदी में भी हम पिरामिड कहते हैं, तो ये सारे फिगर एसिमेट्रिक फिगर कही जाएगी, असममित चित्र के नाम से जाना जाएगा। हालांकि हम आज की इस लेक्चर में घन और घनाभ के बारे में बहुत डिटेलिंग से स्टडी करने वाले हैं, एकदम डेप्थ में एक एक चीजों को समझेंगे, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, और अलग अलग वैरायटी के मजेदार सवाल का भी हम डिस्कशन करेंगे, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे, चाहे आपका एग्जाम एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम या डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है ना, ये हेल्पफुल होगा, ये जो सीरीज चलेगा क्षेत्रमिति का। ठीक, लेकिन ना डियर, ये जो 3D मेंसुरेशन है, जिसको हम त्रिविमीय क्षेत्रमिति कहते हैं, तो इसका एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है ना, इसके बारे में भी आपको क्लियरिटी होना चाहिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा और भी हम इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं 3D मेंसुरेशन के बारे में। जैसे कि हमने कहा सिमेट्रिक फिगर दिखते कैसे हैं, एसिमेट्रिक फिगर दिखते कैसे हैं, तो अलग अलग मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे क्यूब कुछ इस तरह से दिखेगा, क्यूबॉइड कुछ इस तरह से दिखेगा, सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखेगा। एक बेसिक जानकारी तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए कि भाई वो चित्र दिखेगा कैसे, क्यूब दिखता कैसे है, क्यूबॉइड दिखता कैसे है, सिलेंडर कैसे दिखता है। ठीक है, अगर मैं कहूं पिरामिड कैसे दिखता है, तो कुछ इस तरह से, स्फीयर कैसे दिखता है, तो कुछ इस तरह से, कोन कैसे दिखता है, तो कुछ इस तरह से। हालांकि हम ये सारी चीजों को डिटेलिंग में स्टडी करेंगे, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपके सवाल होंगे कि सर इन सारे फिगर को हम सिमेट्रिक फिगर क्यों बोल रहे हैं, इन सारे फिगर को हम एसिमेट्रिक फिगर क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो देखकर आपको समझ में आएगा कि सिमेट्रिक है फिगर कि नहीं है। समझ पाए क्या? कैसे सर? जैसे कि आप क्यूब को देखेंगे, नीचे से ऊपर देखें या फिर ऊपर से नीचे देखें, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे दिखेगा। एक जैसे दिखेगा मतलब साइज में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे नीचे से देखो चाहे ऊपर से देखो, साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर नीचे से बड़ा दिख रहा है तो भाई ऊपर से भी बड़ा दिखेगा, इस टाइप का। छोटा दिख रहा है नीचे से तो ऊपर से भी छोटा दिखेगा। थोड़ा लॉजिक समझिएगा। जैसे कि मैंने कहा कोन, ठीक है, तो नीचे से देखने पर बड़ा दिख रहा है ना, ये है ना, बड़ा सर्कल दिख रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे 20 से काट के देखो, छोटा हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे काट के देखो, फिर छोटा हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे नीचे से ऊपर जाने पे एक जैसे नहीं है। वैसे पिरामिड में भी नीचे से ऊपर जाने पे एक जैसे नहीं है, फिर ऊपर से नीचे आने पे एक जैसे नहीं है, वैसे स्फीयर में भी।
ठीक है। तो एक सिंपल एंड साधारण शब्दों में ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी फिगर, ऐसा कोई भी चित्र नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देखने पर एक जैसे दिखाई दे, मतलब वो सिमेट्रिक फिगर है, अदरवाइज वो एसिमेट्रिक फिगर है। ठीक है, इसको और डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी मिलेगा आपको। फिलहाल हमारा अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है। अगर हम सिमेट्रिक फिगर के अंदर बात करें तो भाई साहब हमने बताया क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कई बार फंसते हैं क्योंकि दिखते ना एक जैसे हैं दोनों लगभग, लेकिन इसके बारे में डिटेल से आप स्टडी करेंगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे भाई साहब कि ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो सबसे पहला कंसेप्ट तो ये कहता है कि क्यूब में लंबाई की बात करिए, चाहे चौड़ाई की बात करिए, चाहे ऊंचाई की बात करिए, सारे के सारे विमाएं, सारे के सारे डायमेंशंस सेम होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए के बराबर है लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। लेकिन अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो भाई साहब क्यूबॉइड में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारे के सारे डायमेंशंस, सारे के सारे विमाएं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम एक कमरा की बात करें तो कमरा बोलने से हमेशा ध्यान में रखना क्यूबॉइड की बात हो रहा होगा। कमरा बोलने से हमेशा क्यूबॉइड की बात हो रहा होगा। और क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? घनाभ होता है क्या? एक रूम बोल दिया मतलब वो क्यूबॉइड की बात कर रहा है। ठीक, तो जनरली आपके जो भी रूम होते हैं घर में, उसका देखना लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा। हालांकि कई बार ऐसे रूम भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम ऐसे रूम देखने को मिलेंगे जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो। ठीक है, बहुत कम। लेकिन अधिकतर कमरा जो होता है उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस एक बात समझ में आया। आगे हम और डिटेलिंग करेंगे। ठीक, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भाई अगर आपको बोला जाए क्यूब का जो ये बेस होता है, बेस, क्यूब का अगर मैं बेस कहूं तो ये बेस किस शेप का होगा, किस आकार का होगा? ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए सर ये ना स्क्वायर शेप का होगा। और स्क्वायर का मतलब होता है वर्गाकार, वर्ग के आकार का। लेकिन क्यूबॉइड के बेस के बारे में बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सर ये ना रेक्टेंगल शेप का होगा। ठीक है, और रेक्टेंगल का मतलब आयताकार, आयत के आकार का। समझ पा रहे हैं क्या बात? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर हम कहें सिलेंडर, ये सिलेंडर देख पा रहे हैं जिसमें अगर बेस अगर हम कहें किस शेप का होगा तो साफ साफ दिख रहा है सर, एक तो वृत्ताकार है, सर्कल। समझ पाए क्या? वृत्त के आकार का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो सर्कल की जो रेडियस है r है और इस सिलेंडर की ऊंचाई कहे तो h है। ठीक, तो एक बेसिक जो कंसेप्ट है क्यूब के बेस को लेकर, क्यूबॉइड के बेस को लेकर और सिलेंडर के बेस को लेकर, वो कंसेप्ट क्या क्या है? तो हम बोलेंगे सर अगर हमको बोला जाए कि भाई साहब एरिया ऑफ बेस बताइए, बेस की एरिया, आधार का क्षेत्रफल, पेरीमीटर ऑफ बेस बताइए, मतलब आधार की परिमाप। क्यूब के लिए पता करें तो आप बोलेंगे सर इसका जो बेस है वो तो स्क्वायर है, मतलब सारे साइड बराबर होंगे, सारे भुजाएं बराबर, तो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई सब बराबर है। मतलब आप कहेंगे कि बेस का लंबाई और चौड़ाई a के बराबर है, तो a गुणा a स्क्वायर, यही कहेंगे क्या? ये हो जाएगा क्यूब के बेस का एरिया। क्यूब के बेस का पेरीमीटर बताना है, परिमाप, सारे भुजाओं का योग। ठीक है, तो चार भुजाएं बराबर है आपस में, तो आप बोलेंगे 4a। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि सर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे सर लंबाई अलग है और चौड़ाई भी अलग है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी, यही कहेंगे क्या? ये क्यूबॉइड का बेस एरिया है। अगर क्यूबॉइड का पेरीमीटर कहेंगे तो सारे भुजाओं का योग, तो आप बोलेंगे सर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई, ये लंबाई है ये भी लंबाई, तो दो बार लंबाई है भाई साहब और दो बार चौड़ाई है, तो 2 टाइम्स एल प्लस बी, यही कहेंगे क्या? अच्छा, अगर हम कहें सिलेंडर के बेस का एरिया मतलब सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, सर्कल का पेरीमीटर बताइए, तो सर्कल का पेरीमीटर कहिए या सरकमफेरेंस कहिए। ठीक है, अरे सर्कल की परिधि कहिए चाहे परिमाप कहिए, बात एक ही है। तो
सिलेंडर के बेस का पेरीमीटर बोलेंगे तो आप बोलेंगे भाई साहब परिधि के बराबर, और परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, एकदम खोपड़ी में रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए भाई साहब ये। ठीक है दोस्तों, तो 3D मेंसुरेशन के अंदर चाहे हम जो भी फिगर की बात करें, चाहे वो एसिमेट्रिक फिगर हो चाहे सिमेट्रिक फिगर हो, उन सारे फिगर के लिए हम दो चीजों के कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। वो है एरिया और वॉल्यूम। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, वॉल्यूम का मतलब आयतन। जैसे शंकु का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, इस तरह से। अगर हम क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें तो दो तरह के क्षेत्रफल होंगे भाई साहब। एक को बोला जाएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको बोला जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में ध्यान रखेंगे LSA। अगर मैं कहीं पर भी LSA शॉर्ट में लिखूंगा मतलब समझ जाना पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है भाई साहब लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जब भी मैं कहूंगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे TSA। तो जब भी मैं LSA लिखूंगा मतलब लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। TSA लिखूंगा तो टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, सिमेट्रिक फिगर के लिए भी, एसिमेट्रिक फिगर के लिए भी। तो सबसे पहले अगर मैं सिमेट्रिक फिगर कहता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए, बेसिकली हम क्यूब की बात कर रहे होंगे, क्यूबॉइड की बात कर रहे होंगे, सिलेंडर की बात कर रहे होंगे। यही तो है सममित चित्र, सिमेट्रिक फिगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जितने भी सिमेट्रिक फिगर होते हैं उन सारे सिमेट्रिक फिगर के लिए ना कुछ कॉमन फार्मूला है भाई साहब, कुछ कॉमन फार्मूला है जो हर जगह वैलिड होगा। चाहे क्यूब की केस में बात करो तब भी ये फार्मूला वैलिड है, क्यूबॉइड की केस में बात करेंगे तब भी ये फार्मूला वैलिड है। समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर हम कहें कि भाई साहब एरिया ऑफ बेस, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। अगर हम कहें पेरीमीटर ऑफ बेस, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, समझ में आता है। हाँ सर, बात तो सही है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं भाई साहब वॉल्यूम और एरिया। अब एरिया में मैंने दो तरह के एरिया बताया था, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम फार्मूला की तरफ आएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि क्यूबॉइड मतलब हमेशा हम एक कमरा की जब बात करेंगे तो क्यूबॉइड कहे जाएगी वो। ठीक है, जब कमरा बोल दिया मतलब समझ जाना वो क्यूबॉइड। मैं पहले भी बोला था, हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कमरे के अंदर आप घुस जाइए, है ना। कमरे के अंदर जैसे आप एंटर किया तो आप उस कमरे के अंदर एंटर करने के बाद ना ऐसे चारों तरफ घूमे, चारों तरफ ऐसे घूम कर आप देखेंगे जो जो सरफेस आपको दिखेगा चारों तरफ, तो क्या क्या सरफेस दिखेगा, चारों दीवार का सरफेस दिखेगा ना, तो चारों दीवार का जो एरिया होगा वही एरिया क्या कहलाएंगे भाई साहब, लेटरल सरफेस एरिया। मतलब किसी भी फिगर के अंदर आप घुस जाइए और ऐसे पूरा 360 डिग्री रोटेट करिए, घूमिए, और आपको जो जो सरफेस दिखेगा वो सारे सरफेस की एरिया कर दीजिए टोटल, तो वो क्या कहलाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया। ऊपर नीचे नहीं देखना है आपको, ऐसे चारों तरफ घूमना है। जैसे कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर घुस जाओ और ऐसे आपको चारों तरफ घूमना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है भाई साहब, चारों तरफ घूम के देखना है। तो जो एरिया दिखेगा ये यही वाला एरिया दिखेगा, क्या अंदर वाले। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आपने ऊपर नीचे भी देखा, चारों तरफ घूमा, लेटरल सरफेस एरिया दिखेगा, हाँ कि ना। ऊपर नीचे भी देख दिया तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझे? तो देखिए, तीन फार्मूला बताऊंगा और ये तीनों फार्मूला क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर तीनों के केस में वैलिड है, कॉमन फार्मूला है। ठीक, जैसे हम कहें वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। ठीक है, नीचे से ऊपर एक जैसे दिखते हैं इसलिए बेस का एरिया निकाल लेंगे और सीधा हाइट का गुणा कर देंगे। ठीक है, ओके। अगर हम कहें लेटरल सरफेस एरिया तो पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा हाइट। तो भाई साहब यहाँ पे जो बेस का आप पेरीमीटर निकाल लेंगे और नीचे से ऊपर देखेंगे एक जैसे दिखता है तो बस हाइट का गुणा कर देंगे तो आपको लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। मतलब ये चारों दीवार का क्षेत्रफल, ये चारों दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है क्या? अच्छा,
इसी को हम कहेंगे ना पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हम कहें टोटल सरफेस एरिया, तो आप बोलेंगे सर हम ऊपर और नीचे को भी देखेंगे, ऊपर और नीचे को भी देखेंगे और साथ के साथ ऐसे घूम कर भी देखेंगे। मतलब क्या समझे कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस, चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से एक जैसे दिखता है, तो बेस का एरिया कहिए, चाहे इसके जस्ट अपोजिट वाला जो सरफेस है उसका एरिया, तो दो गुना होगा क्या, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मतलब दोनों सरफेस का एरिया सेम होगा ना, तो मैं बोलूंगा 2 गुना एरिया ऑफ बेस और लेटरल सरफेस एरिया, मतलब इसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया। समझ पाए क्या? दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है जी। चाहे आप सिलेंडर की केस में बोलिए, सिलेंडर के अंदर घुस जाइए तो आप चारों तरफ घूमेंगे, आपको लेटरल सरफेस एरिया मिलेगा पहले। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो ऊपर नीचे भी आपको देखना रहेगा, घूमना भी है, ऊपर नीचे भी देखना है। तो ये वाला ऊपर वाला दिखेगा और ये नीचे वाला दिखेगा, तो बेस एरिया के बराबर ही ऊपर वाले सरफेस का एरिया होगा, तो 2 गुना बेस एरिया, ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया सबको ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया। गजब। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बेहतरीन तरीके से कवर किया 3D मेंसुरेशन का, जिसको हम त्रिविमीय क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं, जिसमें आप लोगों ने सिमेट्रिक फिगर क्या होता है, एसिमेट्रिक फिगर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चित्र देखने को मिलते हैं, उसको पहचानते कैसे हैं, आपने बेहतरीन तरीके से सीखा। साथ के साथ सिमेट्रिक फिगर के अंदर कुछ कॉमन फार्मूले हैं जो सारे सिमेट्रिक फिगर के लिए वैलिड होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम पता करना है, लेटरल सरफेस एरिया पता करना है, टोटल सरफेस एरिया पता करना है। ठीक है, तो चाहे आप क्यूब की केस में अप्लाई करिए इसको, चाहे क्यूबॉइड की केस में अप्लाई करिए इसको, चाहे सिलेंडर की केस में अप्लाई करिए, क्योंकि ये सारे के सारे सिमेट्रिक फिगर है, तो ये कॉमन फार्मूला इन सभी सिमेट्रिक फिगर के लिए वैलिड होगा। ठीक है क्या? अच्छा, अब हम सेपरेट तरीके से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट कहां से करेंगे? क्यूब से करेंगे, और क्यूब के अंदर जो भी फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स है, डेप्थ तरीके से एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद मजेदार सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सवाल। ठीक है क्या? तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्यूब को लेकर आप सीख चुके हैं, ठीक है, उन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की इंपॉर्टेंट बातें चर्चा करेंगे। तो क्यूब, जिसको हम घन के नाम से जानते हैं सर, और हमने कुछ बात सीख कर रखी है कि भाई साहब क्यूब में लंबाई की बात करेंगे, चाहे चौड़ाई की चाहे ऊंचाई की, सारे डायमेंशन, सारे विमाएं सेम होते हैं, बराबर होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस क्यूब के बेस के बारे में चर्चा करें तो ये किस शेप का होते हैं? तो स्क्वायर शेप का होते हैं। यही बात है क्या? हाँ सर, बात तो सही है। तो इसके अलावा अगर हम कहें कि एक क्यूब में नंबर ऑफ सरफेसेस या नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए 6 होंगे सर। इसी को हम कहेंगे सतहों की संख्या या पृष्ठों की संख्या। कितने पृष्ठ होंगे? 6 पृष्ठ होंगे। या फिर कभी कभी हम फलकों की संख्या भी बोल देते हैं, क्योंकि फेस का मतलब क्या होता है भाई साहब? फलक होता है। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो मैं अगर इन 6 फेसेस को दिखाना चाहूं आपको, तो देखिए मैंने एक क्यूबिकल बॉक्स लिया हुआ है, घनाकार बॉक्स है, जिसमें 6 सरफेस आपको यहाँ पे बिल्कुल कलर वाले पिक्चर के माध्यम से मैं दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं सर, लेफ्ट वाला फेस, राइट वाला फेस, 2 फेस होगा। अच्छा, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, फिर से 2 फेस। अच्छा, फ्रंट वाला फेस, बैक वाला फेस, ठीक है, इस तरह से 2 फेस। तो 2 2 4 2 6, टोटल कितने फेसेस, टोटल कितने फलक? 6 फलक होंगे क्या? हाँ सर, बात तो सही है। और साथ के साथ अगर हम कहें नंबर ऑफ एजेस बताइए, नंबर ऑफ एजेस बतानी है या फिर नंबर ऑफ साइड्स, बात एक ही है। किनारों की संख्या या भुजाओं की संख्या अगर आपसे पूछे एक घन के अंदर, तो आप बोलेंगे सर एक घन के अंदर किनारों की संख्या 12 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक, अगर मैं इन एजेस को आपको दिखाना चाहूं तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये होता है भाई साहब एज। तो एक एज हुआ, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज। तो ऊपर अगर 4 एज है तो नीचे भी 4 एज होंगे क्या? कैसे सर? अरे सिमेट्रिक फिगर है ना घन, ठीक है, नीचे से ऊपर एक जैसे, तो 4 और 4 8 एजेस हुए हैं। लेफ्ट साइड 2 एजेस बचे हुए हैं, तो 8 और 2 10। राइट साइड फिर से 2 एजेस बचेंगे डेफिनेटली, ठीक है, तो 10 और 2 12। तो इस तरह से टोटल 12 एजेस होंगे या फिर टोटल 12 साइड्स होंगे। ठीक, अच्छा, वर्टेक्स की संख्या बताइए,
अगर एक घन में वर्टेक्स की संख्या देखना है जिसको हम कहेंगे शीर्ष की संख्या, तो ये कितने होंगे भाई साहब? 8 होंगे। काउंट करके दिखाएं क्या आपको? आप बोलेंगे सर ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, देख पाए क्या? अच्छा, इसके अलावा सर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आप। तो देखिए, मैंने कहा एजेस के बारे में समझ चुके हैं आप? हाँ सर बिल्कुल समझ चुके हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि ऑल द एजेस आर इक्वल इन अ क्यूब, एक घन में सभी किनारे बराबर होंगे, तो आप बिल्कुल अग्री करेंगे? हाँ सर बिल्कुल अग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां क्यूब में लंबाई की बात करें, चाहे चौड़ाई की चाहे ऊंचाई की, सारे डायमेंशन सेम होते हैं, बराबर होते हैं। हाँ सर, तो इसका मतलब लंबाई वाला किनारा कहेंगे, चाहे चौड़ाई वाला किनारा कहेंगे, चाहे ऊंचाई वाला किनारा, सारे के सारे किनारे बराबर होंगे ना? बिल्कुल सही बात। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में होना चाहिए आपका, ऑल द 6 फेसेस इन अ क्यूब आर स्क्वायर इन शेप, एक घन में सभी 6 फलक वर्गाकार होंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ये कहूं कि इस घन में ये जो बेस है ना, ये स्क्वायर शेप का है, ठीक है क्या? अच्छा, तो भाई आप किसी भी फेस को देखेंगे ना, कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेसेस होंगे ना, तो सारे के सारे जो 6 फेसेस है वो स्क्वायर शेप के होंगे, ठीक है? ऐसा क्यों सर? क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे डायमेंशन सेम है ना भाई, तो किसी भी तरफ से आप देखिए, चाहे इधर राइट से देखेंगे, चाहे लेफ्ट से, चाहे अप से, चाहे डाउन से, चाहे फ्रंट से, चाहे बैक से, ठीक है? किसी भी तरफ से आप देख लीजिए, आपको स्क्वायर शेप का सरफेस दिखेगा, फेस दिखेगा, ठीक है क्या? अच्छा, तो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो अगर मैं कहूं कि भाई साहब ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, इसका आधार स्क्वायर शेप का है, तो मैं अगर कहूं आधार का परिमाप, तो आप क्या बोलेंगे? सारे भुजाओं का योग a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a, ठीक है? तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ अ बेस, क्यूब के बेस का पेरीमीटर, तो आप समझ गए। अच्छा, आधार का क्षेत्रफल भी हम समझ चुके हैं, ये तो चर्चा हो ही चुका है। तो भाई एक स्क्वायर का आपको एरिया बताना है, तो ए स्क्वायर, ठीक है? ए क्या है? साइड है, ठीक है जी, बेस का साइड है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम कहें, लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे आप कहेंगे कि सर सारे फलक, मतलब आप कोई भी फलक के लिए एरिया बोलेंगे तो स्क्वायर शेप का है सर, तो सारे एरिया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे होंगे क्या? सारे फलक के एरिया बराबर होंगे और ए स्क्वायर के बराबर होंगे। तो अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगा, तो मैं इस बॉक्स के अंदर घुस जाऊंगा और ऐसे चारों तरफ घूमूंगा, तो मुझे चारों दीवार का क्षेत्रफल देखना रहेगा, हाँ कि ना? या फिर चारों दीवार के सरफेस दिखेंगे मेरे को, तो उनके एरिया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर मैं कहूं लेटरल सरफेस एरिया, तो 4a स्क्वायर, हाँ कि ना? चारों दीवार का क्षेत्रफल जी, ठीक है। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे, तो मैं ऊपर और नीचे भी देखूंगा, तो नीचे का एरिया अगर ए स्क्वायर है, तो भाई साहब ऊपर का भी तो एरिया ए स्क्वायर होगा, हाँ कि ना? अरे क्यूब की केस में सारे फलक की एरिया सेम होंगे और ए स्क्वायर के बराबर होंगे। और ए क्या है? ए क्या है? ए है भुजा, ठीक है? बढ़िया। अगर हम कहें कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया आएंगे और ऊपर नीचे के जो सरफेस है उसके भी एरिया आएंगे, तो टोटल 6 सरफेस, तो 6a स्क्वायर, यही कहेंगे ना भाई? ओके। आयतन की बात करेंगे, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा सर? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वॉल्यूम बराबर लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा, ठीक है, हाइट, यही बात है क्या? तो इस तरह से a क्यूब हो जाएगा आयतन। अब हमारे पास कॉमन फार्मूला होते हैं, वहां से आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। आप कॉमन फार्मूला जी, सिमेट्रिक फिगर के लिए आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आप क्या बोलते हैं कि सर एरिया ऑफ बेस लिखेंगे तो ए स्क्वायर, गुणा करेंगे हाइट, तो अगर मैं यहाँ पे हाइट देखना चाहूं, तो भाई साहब ये भी ए के बराबर होगा, ठीक है? अच्छा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, ठीक है? तो ये ए का क्यूब नहीं मिल जाएगा आपको? मिला क्या? वेरीफाई हो गया। अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया देखूं, तो इसको कैसे पता करते हैं? पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब ये बेस का पेरीमीटर पता कर लेंगे। आप बोलेंगे सर ये 4a, ठीक है? और नीचे से ऊपर बिल्कुल एक जैसे हैं, हाँ कि ना? तो बस हाइट का आप गुणा कर दीजिए, हाइट है यहाँ पे a, तो 4a स्क्वायर कितना आएगा? 4a स्क्वायर। तो यही तो लेटरल सरफेस एरिया होता है, देखो वेरीफाई हो गया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया पता करनी है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल है ना, और ऊपर नीचे को भी देखेंगे, तो भाई एरिया ऑफ बेस का डबल कर देंगे, तो ऊपर नीचे के क्षेत्रफल मिल जाएंगे आपको, है ना? तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस
2 गुणा एरिया ऑफ बेस। तो आप बोलेंगे सर 4a² प्लस का 2 गुणा a स्क्वायर, तो 2a² 4a², टोटल कितने हो जाएंगे 6a², टोटल सरफेस एरिया। समझ गए? क्लियर है? बढ़िया। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 में पूछे गए ये सवाल है। एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा पता करके बतानी है। मैंने कहा ये एक घन है जिसको हम क्यूब के नाम से जानते हैं। क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर शेप का होता है। अगर स्क्वायर का साइड ए है या फिर क्यूब का साइड ए है, तो किसी भी फेस का अगर मैं पेरीमीटर कहूंगा ना भाई साहब, तो ये 4a के बराबर होगा और इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 40 सेंटीमीटर। 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में, तो a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या मुझे वॉल्यूम पता करनी है, आयतन बतानी है, तो ये a का क्यूब हो जाएगा। तो भाई साहब a का क्यूब मतलब ये 10 का क्यूब हो जाएगा, और 10 का क्यूब बोले तो 1000, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो वॉल्यूम पता चल गया भाई साहब हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 2023 में पूछे गए सवाल है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया हमको दे के रखा हुआ है क्यूब का कितनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, घन का आयतन क्या होगा पता करके बतानी है। हमने कहा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्यूब का कितने के बराबर होता है, आप कहेंगे 6a² के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 से काटेंगे एक बार में, 6 से काटेंगे 4 बार में, तो a² की वैल्यू यहाँ पे 4 आया, मतलब a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या, तो अगर मुझे वॉल्यूम पता करनी है, क्यूब का आयतन पता करनी है, तो मैं बोलूंगा a का क्यूब। ठीक है, और a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का क्यूब बोले तो ये 8 हो जाएगा। किसमें आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमको ये आयतन पता चल गया घन का। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर। चलिए, घन के अंदर हम लोग एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे डायगोनल ऑफ अ क्यूब। जिस तरह से रेक्टेंगल और स्क्वायर का डायगोनल कैलकुलेट किया जाता है ना, ठीक उसी तरह क्यूब और क्यूबॉइड का भी डायगोनल कैलकुलेट किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण कंसेप्ट में से एक होगा। और आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहां से सवाल देखने को मिलेंगे, हम लोग सवाल भी सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी फिलहाल हम लोग क्यूब के लिए डायगोनल डिस्कस करने जा रहे हैं, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, जिसको हम घन के विकर्ण के नाम से भी जानेंगे। अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे ना, तो आपके लिए समझना बड़ा आसान होगा और मजा भी आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक क्यूबिकल बॉक्स है भाई साहब, घनाकार बॉक्स है, घन के आकार का एक बॉक्स। ठीक है, अब मैं अगर कहूं कि इस बॉक्स में जो कि घन के आकार का है, ठीक, इसमें अधिकतम लंबाई की छड़ आपको रखनी है भाई साहब, तो कैसे रख पाएंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं कि आप इस क्यूबिकल बॉक्स में अधिकतम लंबाई की छड़ रखनी है, तो पहली बात तो ना आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये जो रूम है ये क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक, आपको यहाँ पे अधिकतम लंबाई की छड़ रखनी है ना, तो आप कैसे रख पाएंगे कि देखो टॉप में कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है क्या, तो कोई भी एक कॉर्नर को पकड़िए टॉप वाला, ठीक है, और उसके ठीक अपोजिट में नीचे वाला कॉर्नर को पकड़िए। अगर उस छड़ के एक सिरा को उस टॉप कॉर्नर में और दूसरे सिरा को उस टॉप कॉर्नर के ठीक अपोजिट नीचे वाले कॉर्नर में रख दिए, मतलब वही अधिकतम लंबाई की रॉड होगी, छड़ होगी। समझे क्या। अब यहां पे बताऊं आपको, मैंने कहा कि ये हो गया टॉप का एक कोई भी कॉर्नर, और इसके ठीक अपोजिट में नीचे में कॉर्नर पकड़िए। अब रॉड को कुछ इस तरह से रखनी है आपको कि उसका एक सिरा यहां हो, दूसरा सिरा यहां, तो आप कहेंगे सर यही वो छड़ है ना जो अधिकतम लंबाई की छड़ होंगे, जिसको हम इस क्यूबिकल बॉक्स में रख पाएंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर इस छड़ की अधिकतम लंबाई जितना भी होगा ये घन के विकर्ण के बराबर होगा, डायगोनल ऑफ कोण के बराबर होगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, डी बोलूंगा। और इस डी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, डी बराबर a√3।
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं इसको अब प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। क्या आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई साहब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये घन का जो बेस होता है इसका शेप कैसा होता है, तो आप बोलेंगे स्क्वायर। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे जो घन का बेस है, आधार है, ऐसे लेटा हुआ है क्या? अब इसको मैं ऐसे खड़ा कर दूं, ये जो लेटा हुआ है घन का बेस स्क्वायर शेप का, इसको मैं ऐसे खड़ा कर दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हाँ सर, बात तो सही है। घन की जो भुजा है, ठीक है, वो a के बराबर है सर। हाँ, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला जो बेस बोल रहा हूं, इसकी सारी भुजा भी a के बराबर। ठीक है, तो स्क्वायर का डायगोनल पता करनी है तो इस तरह से पता किया जाएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक, तो अगर मैं इस डायगोनल को पता करना चाहूं तो पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a√2। समझ पाए क्या? अब इस स्क्वायर को मैं फिर से ऐसे लेटाऊंगा तो ये जो विकर्ण मैंने खींचा हुआ है, देखो ये जो विकर्ण खींचा है डायगोनल, तो ये भी ऐसे लेट जाएगा क्या? क्योंकि इसको अगर मैं ऐसे लेटाऊंगा तो ये जो विकर्ण खींचे ये भी तो लेट जाएगा ना। ठीक है, और वो विकर्ण कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? लेकिन ये किसका विकर्ण है? ये बेस का विकर्ण है भाई साहब, जो आपने यहां पे पता किया है a√2। समझ पाए? अब देखिए यहां पे अगर मैं ये कहूं कि ये जो बेस का विकर्ण है a√2 और इस बॉक्स का जो हाइट है ये क्या ये a के बराबर है? ठीक, तो बॉक्स का हाइट और ये बेस का जो विकर्ण है, ठीक है, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। सर नहीं समझ में आया तो देखना, ये जो बेस है ये लेटा हुआ है ऐसे यार, ऐसे बिल्कुल फ्लैट ऐसे लेटा हुआ, ठीक है, और ऐसे इस घन का हाइट हुआ, तो भाई ये दोनों के बीच कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैंने ऐसे खींचा डायगोनल, ठीक है, तो ये डायगोनल तो लेटा हुआ है ना, और ऐसे खड़ा हुआ है हाइट, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ सर, तो अब मैं इसको थोड़ा अलग से यहाँ पे दिखाता हूं। मैंने कहा ये स्क्वायर वाला जो बेस है इसका जो डायगोनल है a√2। ठीक है, बढ़िया। इसके साथ साथ ये जो घन का हाइट है a, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ सर, बात तो सही है, बढ़िया। अब देखना, मैंने कहा कि ये क्या है सर, तो ये तो उस घन का विकर्ण है, मतलब इस क्यूबिकल बॉक्स का डायगोनल है। ठीक है, जो कि d के बराबर, यहां से आप d की वैल्यू पता कर पाएंगे। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, फिर से समकोण त्रिभुज हो गया भाई साहब, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से पता कर पाएंगे। रूट के अंदर लिखेंगे a का स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, प्लस a√2 का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट 2। अच्छा, a का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के ये रूट के अंदर 3a स्क्वायर ऐसे ही होगा। a स्क्वायर रूट के बाहर सिंगल a के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, तो a√3 आया क्या? तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है बच्चा कि जब भी हमको घन के विकर्ण बोला जाए, डायगोनल ऑफ अ क्यूब बोला जाए, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे ये a√3 के बराबर होगा, जहां पे a क्यूब का साइड है, ठीक है, या फिर घन का भुजा है। ठीक है जी, और इसी विकर्ण को, घन के विकर्ण को हम क्या बोलेंगे? अगर एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर अधिकतम लंबाई की छड़ पता करनी हो तो भाई साहब हम घन के विकर्ण पता कर लेंगे, मतलब वही क्या हो जाएगा, एक अधिकतम लंबाई की छड़ जिसे घनाकार बॉक्स में रखा जा सकता है, अ रॉड ऑफ मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबिकल बॉक्स। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब। ठीक है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछे गए सवाल है, किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन क्या होगा पता करके बतानी है। हमको डायगोनल ऑफ अ क्यूब दिया गया है भाई साहब, कितना? आप बोलेंगे 8√3। इस डायगोनल की वैल्यू हमको पता है कि आप फार्मूले के हिसाब से a√3, और सवाल में दिया हुआ है 8√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी? तो आप बोलेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे पता करनी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे पता किया जाता है सर? भुजा का क्यूब कर देंगे, तो 8 का क्यूब हो जाएगा, और 8 का क्यूब कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर ये 512, किसमें आएगा ये? सेंटीमीटर
क्यूब में आएगा। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए 2.5 मीटर भुजा वाले एक घनाकार बॉक्स में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करके बतानी है। आप डायरेक्ट क्या बोल देंगे पता है, सर इसका आंसर तो डी होगा। कैसे? अरे भाई साहब कि एक क्यूबिकल बॉक्स में मैक्सिमम लेंथ का रॉड आपको प्लेस करना है, तो ये तो घन की विकर्ण के बराबर होता है जो कि a√3 होता है। ठीक है, तो भाई घन की जो भुजा है a की वैल्यू 2.5 मीटर है। अच्छा, और ये हो गया √3, तो ये किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो यही तो है विकर्ण की लंबाई। या फिर हम क्या बोलेंगे, उस घनाकार बॉक्स में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई या अधिकतम लंबाई वाला छड़। ठीक है जी, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले। देखिए यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया और आयतन का संख्यात्मक मान मतलब वॉल्यूम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, देन फाइंड द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। मतलब आपको यहाँ पे उस घन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और साथ के साथ उस घन का आयतन, ये दोनों बात करनी है, और दोनों का जो संख्यात्मक मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको बतानी है भाई साहब उस क्यूब का डायगोनल, और क्यूब का डायगोनल क्या होता है? आप बोलेंगे सर इसके लिए भुजा की वैल्यू पता होनी जरूरी है, तभी हम कहेंगे a√3। ठीक है जी, तो भुजा की वैल्यू, a की वैल्यू हम पता कर लेते हैं यहां से। वॉल्यूम क्या हो जाएगा घन का? आप कहेंगे a का क्यूब। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया घन का क्या होता है? 6a²। तो सर यहां से a की वैल्यू पता चल जाएगा 6 मीटर। पता चलेगा कि नहीं? अरे a² से a² कैंसिल हो जाएगा ना भाई, तो a की वैल्यू 6 मीटर, a की वैल्यू 6 मीटर पुट करेंगे तो ये 6√3, यही तो हो गया सर उस घन का डायगोनल, विकर्ण की लंबाई उस घन के लिए। ठीक है जी, ऑप्शन ए करेक्ट। सुपर। देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सवाल सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखनी है, और वो बातें ध्यान से सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैंने कहा कि सरफेस एरिया हमने दो तरह की बात की है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कई बार सवाल में ना आपको सिर्फ लिखा रहेगा सरफेस एरिया, तो आप उसको क्या समझेंगे, लेटरल सरफेस एरिया है कि टोटल सरफेस एरिया है? होंगे ना कंफ्यूज। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब तक वो लेटरल नहीं बोल रहा है, ठीक है, सिर्फ सरफेस एरिया बोल के छोड़ दिया है, जब तक वो लेटरल नहीं बोल रहा है तो आप उसको टोटल सरफेस एरिया ही मानेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर सरफेस एरिया लिखा है सवाल में तो हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो सरफेस एरिया को क्या लिखा रहेगा सवाल में? पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? तो सर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है? तो आप क्या बोलेंगे कि जब तक वो पार्श्व नहीं लिखा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम मानेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर दिया मैंने। ठीक है, तो जब तक सवाल में लेटरल सरफेस एरिया बोलेगा नहीं तब तक हम टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे। मतलब जब तक वो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं बोलेगा, अगर सिर्फ लिखा है पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप उसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक सवाल दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे आ जाइए। ठीक, सिलेक्शन पोस्ट फेस्ट 12 2024 में पूछे गए सवाल है, किसी घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर है, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है और ये नहीं बोला है कि पार्श्व बात करना है कि संपूर्ण बात करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बात करेंगे। ठीक है, मतलब अगर सरफेस एरिया मात्र बोला है जैसे कि सवाल में बोला गया है, तो सरफेस एरिया का मतलब हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है क्या? यही बात है, जब तक लेटरल नहीं लिखा रहेगा हम टोटल ही बात करेंगे। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई साहब? तो 6a² के बराबर होता है किसी भी घन के लिए, हाँ कि ना? तो घन का विकर्ण अगर हम कहें
तो घन की विकर्ण दिया हुआ है 5√3, ठीक है। और घन की विकर्ण एक्चुअल में a√3 होता है, हाँ कि ना। और ये दिया हुआ है 5√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, a की वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये a की वैल्यू पता चल गया तो टोटल सरफेस एरिया आप पता कर पाएंगे ना। आप कहेंगे ये 6 हो जाएगा, a की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर मतलब ये 25 गुणा 6, और 25 गुणा 6 मतलब 150, किसमें आएगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऐसे आपको सॉल्व करना रहेगा भाई साहब। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा भाई साहब, जो बात मैंने बताया कि अगर सरफेस एरिया लिखा है, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, तो हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे। जब तक सवाल में लेटरल नहीं बोलेगा तब तक हम टोटल बात करेंगे। सुपर। चलिए अब हम लोग क्यूबॉइड के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, घनाभ बोला जाएगा। और मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आप कमरा की बात कर रहे होंगे या फिर सवाल में कमरे के बारे में बात हो रही है, रूम के बारे में बात हो रही है, तो ये हमेशा क्यूबॉइड बोला जाएगा, घनाभ बोला जाएगा, हमेशा ध्यान रखनी है। साथ के साथ अगर हम इस क्यूबॉइड का या फिर इस कमरे का बेस की बात करें तो बेस किस शेप का होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए रेक्टेंगल शेप का होता है भाई साहब। मतलब आयत, आयताकार होते हैं इसका जो आधार होता है, किसका, घनाभ का या फिर रूम का। यही बात है क्या। अब देखेंगे अगर हम कहें कि नंबर ऑफ फेसेस या नंबर ऑफ सरफेसेस बतानी है आपको, कितने होंगे, 6। जिस तरह घन में होते हैं वैसे घनाभ में भी 6 फेसेस होंगे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, फ्रंट बैक, ठीक है जी, बढ़िया। अगर हम कहें नंबर ऑफ एजेस या फिर नंबर ऑफ साइड्स, किनारों की संख्या या भुजाओं की संख्या आपको बतानी है, तो जिस तरह घन में किनारे की संख्या 12 होती है तो यहाँ पर भी 12 होंगे, काउंट करके देख लेना आप, ठीक। अच्छा, वर्टेक्स की संख्या जिसको हम कहेंगे भाई साहब शीर्ष, ठीक है। एक घनाभ में या फिर एक रूम में शीर्ष की संख्या कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 8। घन में भी तो 8 होते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है। जो डिफरेंट बात है वो कौन सी बात, कि भाई साहब इसके जितने भी फलक होंगे, जितने भी फेसेस होंगे, ठीक है, वो रेक्टेंगल शेप के होंगे और सबका एरिया अलग अलग होगा। लेकिन घन की कंडीशन में, क्यूब की कंडीशन में क्या होता था, याद करिए, सारे फेसेस स्क्वायर शेप में हुआ करता था और सारे फेसेस की एरिया सेम हुआ करता था, हाँ कि ना। लेकिन इसमें सभी फेसेस की एरिया अलग अलग होंगे भाई साहब, ठीक। तो अगर मैं आपको रूम के लिए लेटरल सरफेस एरिया पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, चारों दीवालों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहली बात, ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। मैंने कहा लेफ्ट वाला जो दीवार है, ठीक है, या फिर राइट वाला जो दीवार है, ऐसा कहिए दोनों दीवार का क्षेत्रफल बराबर होंगे क्योंकि ये मिरर इमेज है, ठीक है। अरे इधर से देखो चाहे इधर से, एक ही बात है, एक जैसे दिखेंगे, रेक्टेंगल ही दिखेंगे और सेम साइज के दिखेंगे, ये आजू बाजू वाला। तो मैंने कहा सर ये ऊंचाई हो जाएगा और ये चौड़ाई, ठीक। तो आप बोलेंगे ये BH, तो भाई साहब इधर भी BH, ठीक। ये हो गया लेफ्ट और राइट वाले जो दीवार है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब BH 2 बार आएगा, ठीक है। अब देखो वैसे ही मैंने कहा दीवार देखना है ना, तो ये फ्रंट और बैक वाला, तो मैंने कहा लंबाई और ये ऊंचाई, मतलब आप बोलेंगे सर ये LH या फिर HL बोलिए, ठीक है। तो ये भी LH, मैंने कौन कौन सा बोला, फ्रंट और बैक वाला, ठीक है, सामने और पीछे वाला जो दीवार है, हाँ कि ना। तो इस तरह से चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम ऐसे घूम के देखेंगे ना भाई, 360 डिग्री ऐसे रोटेट करेंगे तो हमको चारों दीवार दिखेंगे, चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो आप बोलेंगे B और H 2 बार आएंगे, ठीक है सर, B और H 2 बार, साथ के साथ L और H भी 2 बार आएंगे, 2LH, ठीक है। ऐड कर देंगे, जो कॉमन है उसको बाहर ले लो यार। आप बोलेंगे 2 कॉमन है सर यहाँ पे, और ये हो जाएगा फिर सर ये B, हाँ कि ना। और क्या बोलेंगे सर यहाँ पे ये L, सर H भी तो कॉमन है तो ये H भी बोल दिया। तो लेटरल सरफेस एरिया को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ B प्लस L और ये H। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 2 टाइम्स ऑफ B प्लस L ये है क्या, तो आप बोलेंगे ये है ना सर पेरीमीटर। ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस,
पेरीमीटर ऑफ बेस, हाँ कि ना? देख सकते हैं आप, इसका जो बेस है ये चौड़ाई और ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये लंबाई जोड़ेंगे तो 2 बार चौड़ाई 2 बार लंबाई, पेरीमीटर ऑफ बेस, और यहीं पे गुणा ऊंचाई कर दिए तो क्या मिल जाता है आपको? लेटरल सरफेस एरिया मिलता है ना भाई। कॉमन फार्मूला याद करिए सिमेट्रिक फिगर के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया कहूँ, अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया कहूँ जिसको मैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहूंगा, किसके लिए? एक क्यूबाइड के लिए, घनाभ के लिए, तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी गुणा हाइट, हाँ कि ना? और इसी को हम बोल सकते हैं आधार की परिधि, ठीक है, या फिर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ऐसे कहेंगे, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया देखना है, मतलब आपको चारों तरफ घूमकर तो देखना ही है, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे भी देखना है, मतलब 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया के साथ साथ आप बोलेंगे 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, यही कहते हैं क्या? हाँ सर, बात तो सही है, आप इससे चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। समझ के याद करेंगे फार्मूला, ना कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है? सारे सरफेस का जो एरिया है उसका टोटल कर दो, ठीक है। तो आपने चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखा इस तरह से, ठीक है जी। अब साथ के साथ ऊपर और नीचे वाला जो सरफेस है ये बचा हुआ है ना भाई साहब, अगर मैंने कहा ये ऊपर नीचे के लिए, जैसे कि नीचे वाला एरिया कहेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब ये LB, तो सर ये भी तो LB होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊपर और नीचे वाला। तो आप टोटल सरफेस एरिया देखने जाएंगे ना, तो टोटल सरफेस एरिया में आप देख पाएंगे BH 2 बार है, LB 2 बार है, और साथ के साथ LH भी 2 बार है। तो टोटल सरफेस एरिया में सारी चीजें 2 बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ लंबाई गुना चौड़ाई प्लस ये चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? चौड़ाई गुना ऊंचाई के बाद लंबाई गुना ऊंचाई, या फिर ऊंचाई गुना लंबाई, बात एक ही है। ये टोटल सरफेस एरिया, समझ रहे हैं क्या? और यहाँ से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या था? आप बोलेंगे 2BH प्लस 2LH, ठीक है जी। हाँ, अब 2 गुणा बेस एरिया, तो भाई बेस एरिया क्या है? LB है, तो आप बोलेंगे 2LB। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2BH 2LH, ये लेटरल सरफेस एरिया, फिर ये 2LB, तो भाई 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यही आ जाएगा ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब क्यूबॉइड का? तो आप बोलेंगे सर LB 2 बार है, BH 2 बार है, HL 2 बार है, हाँ कि ना? टोटल 6 फेसेस, ठीक है। आमने सामने की फेस की जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे, इसलिए 2-2 बार लिखा गया है, ठीक है जी। अगर हम आयतन कहें, वॉल्यूम कहें घनाभ का, तो भाई साहब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस तरह से लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH, ये आयतन हो जाएगा, ठीक है क्या? और आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया में तो बता ही दिया, ये हो जाएगा LB, ठीक है, बढ़िया। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हम घन के विकर्ण के बारे में बात किए थे, वैसे भी घनाभ के विकर्ण होते हैं, ठीक है जी। तो घन के विकर्ण पता करने के लिए हम क्या बोलते थे? A√3, क्योंकि उसमें सारी भुजाएं, ठीक है, बराबर हुआ करता था। इसमें सारे भुजाएं बराबर नहीं होंगे, इसमें सारे किनारे बराबर नहीं होंगे, किसमें? घनाभ में। क्यों? क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है, इसलिए हम घनाभ के विकर्ण पता करते समय रूट के अंदर लिखेंगे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये भी बड़ा आसान है, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा आपको, घनाभ के विकर्ण को, जिस तरह से घन के विकर्ण को प्रूफ करके दिखाया था, इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद रखनी है। अब देखना, ऑल द एजेस आर नॉट इक्वल इन अ क्यूबाइड, एक घनाभ में सभी किनारे बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। साथ के साथ ऑल द 6 फेसेस इन अ क्यूब और रेक्टेंगल इन शेप, एक घनाभ में सभी 6 फलक आयताकार होते हैं, बिल्कुल, ये तो मैं पहले ही बता दिया था, ठीक है जी। अच्छा, तो घन और घनाभ में क्या डिफरेंस है, अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। फार्मूले वाइज क्या डिफरेंस है ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, ठीक। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। देखिए, एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2023 शिफ्ट 2 में पूछे गए सवाल है ये।
5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर आयाम वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया बतानी है, तो किसी भी क्यूबॉइड का, किसी भी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया हमेशा 2 के मल्टीपल में होंगे, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 गुना ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुना चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर लिखेंगे प्लस करके ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है जी। तो अगर दिए गए ऑप्शन में कोई ऐसा मात्र एक ऑप्शन मैच कर रहा हो जो 2 का मल्टीपल हो या फिर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक करके देखें। यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। एक ही मात्र ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे कई बार आपको अप्रोच करना रहेगा। अगर मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे दिख रहे थे जो 2 से कट रहा था, तब तो ऐसे कंडीशन में आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत है भाई साहब। ठीक है, तो लंबाई की वैल्यू ये है L, ये है चौड़ाई की वैल्यू, और यहाँ पे मैंने कहा ये ऊंचाई की वैल्यू। ठीक है, तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 7 है, तो 5 सत्ते 35। ठीक, उसी तरह चौड़ाई गुना ऊंचाई 11 सत्ते 77। फिर मैंने कहा ऊंचाई गुना लंबाई, तो 11 पंजे 55। ठीक, अब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 30 और 70 100, और ये 50 150। ठीक है, फिर लिखेंगे 5 7 12, 12 5 17, तो 150 और 17 167, और 167 का डबल करेंगे तो 334 आएगा भाई साहब, 334 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन वाला जो बताया मैंने कि टोटल सरफेस एरिया किसी भी घनाभ का वो 2 का मल्टीपल होंगे, तो 2 से कटने वाला अगर मात्र एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो वही आपका टोटल सरफेस एरिया कही जाएगी। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे बिना कलम चलाए। ठीक है, देखिए ICAR मेंस 2023 शिफ्ट 2 में पूछे गए सवाल है, बेहतरीन सवाल, थोड़ा कैलकुलेटिव है। एक घनाभी डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी और ऊंचाई की 5वीं है। मतलब अगर मैंने कहा कि चौड़ाई मान लो a के बराबर है, तो ये जो चौड़ाई है ना ये लंबाई की आधी है, तो जरूर लंबाई डबल रहा होगा। हाँ सर, और ये जो चौड़ाई है ये ऊंचाई की 1/5 है, 5वीं है, 1/5 है, मतलब ये 5 गुना रहा होगा क्या चौड़ाई की अपेक्षा जो ऊंचाई है। हाँ कि ना, यही बात है सवाल के हिसाब से। अब देखो मैंने कहा कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल सवाल में दिया हुआ है भाई साहब 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे तो चारों दीवार का क्षेत्रफल। हाँ कि ना, तो घनाभ की चारों दीवार का क्षेत्रफल पता करनी है तो मैं कहूंगा कि आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, गुणा ऊंचाई, यही बात है क्या, तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर L प्लस बी, तो ये 3a हो जाएंगे गुणा 2 गुणा ऊंचाई कितनी है 5a है। ठीक है सर, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4320। ठीक, आप कहेंगे सर 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और ये a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 4 3 2 0। सर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर हम कहेंगे 3 से काटेंगे एक बार में, फिर 4 बार में, फिर 4 बार में, तो a स्क्वायर की वैल्यू 144। तो आप बोलेंगे सर a की वैल्यू ना 12 आ जाएगा, किसमें आएगा ये सेंटीमीटर में, तो a की वैल्यू 12 है, तो l की वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 12 दूनी 24। अच्छा b की वैल्यू सर ये तो 12 हो जाएगा। अच्छा h की वैल्यू तो 12 पंचे 60। ठीक है जी, तो मुझे पता करनी है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पता करनी है ना, आयतन बतानी है उस घनाभ का, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो आप बोलेंगे सर ये लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा और ऊंचाई। ठीक है, आपस में इसको गुणा करना है। इतना तो है कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 दिखेगा, मतलब ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, बाकी में हम देख सकते हैं। तो देखो और देखिए यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 6 दूनी 12, 12 चौके 48। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के बाद 10th वाला जो डिजिट है वो 8 आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए मैच कर रहा है। आप चाहे तो इसको पूरा सॉल्व कर लेना ना यार, आपको आ जाएगा। ठीक, मैं तो आपको ऐसे सोचने का है ना तरीका आपको बताता हूँ कि अगर आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर पा रहे हैं तो देख लीजिए, या फिर यूनिट डिजिट के बाद 10th डिजिट में थोड़ा जाके देख लीजिए, तो थोड़ा सा आपका समय बच सकता है, ऐसे आप सोच सकते हैं। बाकी इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेना। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। सुबह
देखिए दोस्तों, जिस तरह हम लोग क्यूब के अंदर डायगोनल की बात किए थे ना, वैसे ही क्यूबॉइड के अंदर भी डायगोनल की बात किया जाएगा। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, घनाभ के विकर्ण। ठीक है, तो इसको भी आप बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरह समझेंगे तो आपको मजा आएगा समझने में। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जब भी घनाभ की बात किया जाए तो घनाभ का मतलब आपको समझना है क्या सर? कमरा। ठीक है, एग्जैक्टली जो हमारा रूम होता है, कमरा होता है ना, उसको हम घनाभ की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक, तो जब भी सवाल में कमरा बोला गया हो तो आप समझ जाना वो घनाभ के बारे में बात कर रहा है, मतलब घनाभ से रिलेटेड जो भी फार्मूला है हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस कमरा के लिए। तो वैसे डायगोनल की चर्चा करें तो अगर मैंने कहा कि भाई साहब अधिकतम लंबाई की एक छड़ जिसे एक कमरे में रखा जा सकता है, अ रॉड ऑफ मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम इस रूम के उस टॉप कॉर्नर, कोई भी एक टॉप कॉर्नर को पकड़ लेंगे, 4 टॉप कॉर्नर होंगे तो कोई भी एक टॉप कॉर्नर को पकड़ेंगे और उसके ठीक अपोजिट नीचे वाले कॉर्नर को हम पकड़ेंगे। ठीक है, और रॉड को या फिर उस छड़ को इस तरह से रख देंगे कि उस छड़ का एक सिरा उस टॉप कॉर्नर में और उसके ठीक अपोजिट वाले कॉर्नर में छड़ का दूसरा सिरा। तो इस तरह से रखी गई उस छड़ की लंबाई को हम कहेंगे अधिकतम लंबाई की छड़ जिसे हम उस कमरे में रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, ये वो कमरा है घनाभ के आकार का जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है भाई साहब। ठीक, तो मैंने कहा ये है वो टॉप कॉर्नर और इसके ठीक अपोजिट में नीचे में है कॉर्नर। ठीक है, तो इस तरह से आप ना उस छड़ के एक सिरा को यहां पे रखेंगे, दूसरे सिरा को यहां पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा वो छड़। और इस छड़ की जो अधिकतम लंबाई कहे जाएंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये घनाभ के विकर्ण डायगोनल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम लंबाई की एक छड़ जिसे कमरे में रखा जा सकता है, ये उस घनाभ के विकर्ण के लंबाई के बराबर होंगे। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई को हम कैसे मेजर करेंगे? रूट के अंदर घनाभ की लंबाई का स्क्वायर प्लस घनाभ की चौड़ाई का स्क्वायर प्लस घनाभ की ऊंचाई का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब इस फार्मूले का हम प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे पिक्चर में आया। तो जैसे हम क्यूब के डायगोनल को प्रूफ किए थे ना, ठीक है, a√3 होता था क्यूब का डायगोनल, वैसे ही हम इसको भी प्रूफ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई साहब, ये जो बेस होता है, ठीक है, ये अरे क्यूबॉइड का या फिर कमरे का जो बेस होगा, ये क्या होता है हमेशा? ये होता है सर रेक्टेंगल होता है। अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं यहां पर ड्रॉ करके तो कुछ इस तरह से दिखेगा भाई साहब। ठीक है क्या? तो आप कहेंगे ये लंबाई और ये चौड़ाई। समझ पाए क्या? लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो अगर मैं ये चौड़ाई बोल रहा हूं तो इधर भी ये चौड़ाई, ये लंबाई बोल रहा हूं तो इधर भी ये लंबाई। ठीक है ना? अच्छा, देखिए मैं इसको मेजर करके नहीं बनाया हूं ना, ध्यान रखना, इसको मैं मेजर करके नहीं बनाया हूं, वैसे मैं मैनुअली ड्रॉ किया हूं। ठीक है, तो थोड़ा आड़ा तिरछा छोटा बड़ा दिख सकता है। अगर मैं इस रेक्टेंगल का डायगोनल खींचूं तो ये होगा क्या? ठीक है सर, तो ये डायगोनल पता करनी हो तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ना राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, तो ये जो विकर्ण ड्रॉ किए हैं इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से पता कर पाएंगे। हम बोलेंगे रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताइए। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के जो कि ये बेस एरिया है इस क्यूबॉइड का, इस डायगोनल को यहां पे दिखाना चाहूं, रेक्टेंगल के डायगोनल को मैं यहां पे दिखाना चाहूं तो ये हो जाएगा क्या? हाँ सर, बात तो सही है। तो आप कहेंगे सर ये रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस चौड़ाई बी का स्क्वायर, यही कहेंगे क्या? अब देखेंगे आप, जैसे क्यूब में जैसे आपने समझा था कि भाई ये क्या होता था, हाइट होता था क्या? अरे तो यहाँ पे इस क्यूबॉइड का हाइट क्या हो जाएगा? ये h, हाँ कि ना? और ये ऐसे लेटा हुआ है ना, ये ऐसे लेटा हुआ है ना, कौन? ये रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ये ऐसे लेटा हुआ है, मतलब ये हाइट के साथ ये रेक्टेंगल का डायगोनल 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्या? तो मैंने कहा रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ये रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और इस क्यूबॉइड का जो हाइट है वो h
आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा भाई साहब ये। ठीक है क्या? अच्छा, तो जहां पे ये लंब हो जाएगा h और आधार क्या हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है कर्ण है वो d के बराबर हो जाएगा, और इसी d की वैल्यू हम पता कर पाएंगे जो इसके बराबर होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, घनाभ के विकर्ण। ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे ना बच्चा, तो आप क्या बोलेंगे बताए, सर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर मतलब ये एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, तो भाई ये रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मात्र बचेगा यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया क्या ये? ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे बच्चा। ठीक है, क्यूबॉइड का अगर आपको डायगोनल पूछेगा तो रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इस तरह बात करेंगे, या फिर अधिकतम लंबाई की एक छड़ जिसे एक कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है क्या? अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसे रिलेशन बताता हूं ध्यान रखने के लिए। ठीक, चाहे हम क्यूबॉइड की बात करें, ठीक है सर, चाहे हम क्यूब की बात करें, दोनों ही कंडीशन में क्या हम डायगोनल के बारे में चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर, बात तो सही है। तो अगर मैं कहूं क्यूबॉइड का लंबाई होगा, हाँ सर, चौड़ाई होगा, हाँ सर, और साथ के साथ ऊंचाई भी होगा, तो क्यूब का भी तो लंबाई होगा जो कि ए के बराबर, अच्छा चौड़ाई होगा ए के बराबर, अच्छा ऊंचाई होगा ए के बराबर, हाँ कि ना? तो आपको आपको अगर विकर्ण के लिए फार्मूला याद रखना है तो आप एक ही फार्मूला याद रखें, अगर कंफ्यूजन होता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के टर्म्स में एक ही फार्मूला याद रखिए, और वो फार्मूला कौन सा है भाई साहब, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये किसके अंदर रहेगा? रूट के अंदर। ठीक है, ये डायगोनल का फार्मूला है, चाहे आप क्यूबॉइड के लिए बोलिए चाहे क्यूब के लिए। अगर ये क्यूबॉइड के लिए है, अगर ये क्यूबॉइड के लिए है मतलब घनाभ के लिए, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, तो इस तरह से आपने अलग अलग बात कर लिया। अगर अगर आपको क्यूब के लिए बताना है तो आप यही फार्मूले का इस्तेमाल करिए ना। ठीक है, कौन से फार्मूले का? अरे रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन आपको क्यूब का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि चाहे लंबाई बोलिए चाहे चौड़ाई बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए सब बराबर होता है, मतलब ये लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इस तरह से यहां से आप जो फाइनल फार्मूला है इसको प्राप्त कर पाएंगे, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, तो भाई साहब ये a रूट के बाहर आ जाएगा, बचेगा रूट के अंदर a रूट 3। क्या यही पता किए थे कि नहीं पता किया? तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक घन की आकृति के कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, कमरे के अंदर रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या है पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, एक कमरे की बात हुई है, और कमरा का मतलब क्या समझ में आता है आपको? घनाभ। कमरा का मतलब हमको समझ में आता है सर घनाभ, जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि जो कमरे की आकृति है ना, ये घन की आकृति जैसा है। समझ पा रहे हैं क्या? मतलब यहाँ पे जो कमरा है ये घनाभ नहीं बोला जाएगा, घन बोला जाएगा सवाल के हिसाब से। और घन के चाहे हम लंबाई कहें, चाहे हम चौड़ाई कहें, चाहे ऊंचाई कहें, सारे के सारे बराबर होते हैं। क्या मैंने कहा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए के बराबर है। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर मैं इस कमरे की फर्श का क्षेत्रफल देखना चाहूं तो कमरे की फर्श ये वाला होगा क्या, मतलब आधार को बोला जाएगा भाई साहब, कमरे का जो आधार है ना इसी को हम क्या बोलेंगे, कमरे का फर्श। तो आधार का क्षेत्रफल बोलेंगे तो ये स्क्वायर शेप का नहीं है, तो ये ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू सवाल में दी हुई है भाई साहब कितनी, 48। ठीक है, तो 48 वर्ग मीटर। और अगर मैं कहूं कि a की वैल्यू पता करनी है तो 16 × 48, तो भाई साहब आप बोलेंगे 4√3, यही आएगा क्या? तो ये हो गया मेरे पास भुजा की वैल्यू। ठीक है, क्यूब की भुजा की वैल्यू। तो मुझे पता करनी है अधिकतम लंबाई की छड़, मतलब कमरे के अंदर रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़। तो वो सबसे बड़ी छड़ कैसे आप पता करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको और मैं क्लियरिटी दे देता हूं कि ये एक टॉप कॉर्नर, इसके ठीक अपोजिट कॉर्नर, छड़ को आप ऐसे इस तरह से रखेंगे तो यही अधिकतम लंबाई की छड़ होगी भाई साहब, जिसको हम विकर्ण के नाम से जानते हैं। तो विकर्ण पता करनी है तो ये क्या होता है, घन का विकर्ण a√3। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू पता है 4√3,
3 और गुणा हो जाएगा √3 का, तो √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कंप्लीट 3 और गुणा करेंगे 4, तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू, तो 4 तिया 12, ठीक है। तो डी बराबर कितना आएगा सर, आप कहेंगे 12 मीटर। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जिसको हम घन की आकृति वाले कमरे में रख सकते हैं, वो कितनी है, 12 मीटर। सुपर। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए सवाल है, ध्यान से समझने की जरूरत है। उस सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है जिसे 24 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े और 16 मीटर ऊंचे एक इंडोर स्टेडियम में रखा जा सकता है। यहाँ पे स्टेडियम की लंबाई आपको दी हुई है, चौड़ाई आपको दी हुई है, ऊंचाई आपको दी हुई है, मतलब ये एक तरफ का घनाभ जैसा काम करेगा क्या, जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं जी। मैंने कहा ये एक घनाभ है भाई साहब, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम मैं बना लेता हूं। ओके, तो हमारे पास जो स्टेडियम की बात हुई है ना, ये जो स्टेडियम, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई सभी अलग अलग है, मतलब एक घनाभ का काम कर रहा है। आप बोल सकते हैं ये कमरा है, ठीक है, जो घनाभ के आकार का है। तो इसमें इसमें जैसे अधिकतम लंबाई की छड़ हम बोलते हैं तो विकर्ण पता करना पड़ता है, क्या समझ पा रहे हैं। और उस अधिकतम लंबाई की छड़ को यहाँ पे आप रिलेट करेंगे, सबसे लंबे खंबे की लंबाई बताना है, जो उस खंबे को यहाँ पे रखा जा सकता है स्टेडियम में, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे विकर्ण की लंबाई पता करनी है भाई साहब। आप बोलेंगे घनाभ का जो विकर्ण होता है, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड जो होता है, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर करेंगे तो आप बोलेंगे 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर, हाँ कि ना, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 का स्क्वायर। इस तरह से बात किया जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। मैंने कहा कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर है क्या, यहाँ पे अरे 2 स्क्वायर का मल्टीपल है ना ये सब। तो मैंने कहा 2 स्क्वायर आप कॉमन निकालेंगे और रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा, हाँ कि ना। तो मैंने कहा ये रूट के बाहर 2, अब अंदर में क्या बचेगा, 2 स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 का स्क्वायर बचेगा, मतलब ये 144 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 स्क्वायर बाहर निकलने के बाद 9 का स्क्वायर बचेगा तो 9 निया 81 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 8 16, 8 का स्क्वायर बचेगा, ये 64, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 4 1 5 4 9, ठीक है। फिर कहेंगे 8 6 14, 14 4 18 और एक 2, 289, ठीक है, ये 289 और साथ के साथ यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 289 का मतलब क्या समझे, अरे रूट 289 मतलब 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये रूट की जो वैल्यू है ये 17 आ जाएगा और 2 का हम गुणा कर देंगे तो 17 दूनी 34। तो ये जो डी की वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, 34, किसमें आएगा, ये मीटर में, ठीक है। तो यही उस सबसे लंबे खंबे की लंबाई हो जाएगा जो घनाभ के विकर्ण के बराबर होगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए एक हॉल की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हॉल की ऊंचाई ज्ञात करके बतानी है, मतलब एक घनाभ का सवाल है क्या, क्यूबॉइड का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई अलग है भाई साहब, ठीक है। तो चाहे आप कमरा बोलिए चाहे हॉल बोलिए, ये बिल्कुल एक क्यूबॉइड की तरह, घनाभ की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर मैं कहूं फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर होंगे तो दोनों का योग करेंगे तो आप फर्श का क्षेत्रफल लिख दो ना, उसका 2 गुणा कर दो। फर्श का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका 2 गुणा कर देते ना भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग। अब ये किसके बराबर है, लेटरल सरफेस एरिया के बराबर है, जिसको हम पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेंगे, मतलब चारों दीवारों के क्षेत्रफल, ठीक है। तो हॉल के अंदर घुसना है, 360 डिग्री घूमना है भाई साहब, आपको चारों दीवार दिखेंगे, चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो आप कैसे पता करते हैं, आप बोलेंगे आधार की परिमाप 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर L + B, फिर गुणा कर देंगे ये हाइट, हाँ कि ना। तो सवाल के हिसाब से फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग ये बराबर है चारों दीवारों के क्षेत्रफल की, ठीक है। अच्छा हमने कहा कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी हुई है ना, तो आप बोलेंगे सर 2 गुणा लंबाई कितनी है, 21 है। अच्छा चौड़ाई कितनी है, 14 है। आप कहेंगे कि सर ये 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो ये 25 10 35 हो जाएगा, गुणा करेंगे ऊंचाई तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक।
आप बोलेंगे कि सर 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में, ठीक है। तो 3 गुणा 14, 14 तिया 42 हो जाएगा, 42/5 लिखेंगे तो यही h की वैल्यू है। आप बोलेंगे सर 5 अट्ठे 40, दशमलव लगाया 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, ठीक। तो 8.4 मीटर, यही तो है हमारा उस हॉल की ऊंचाई। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए सवाल है, सुपर सवाल ना। एक घनाभ की 3 सतहों के विकर्ण 2√41, 2√61 और 4√13 यूनिट है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता करके बतानी है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आपको पता करनी है भाई साहब। अगर मैं कहूं कि घनाभ में कितने सतह होते हैं तो 6 सतह होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 फेसेस के बारे में बात हुई है और उसके विकर्ण। तो घनाभ का कोई भी फेस आप देखोगे वो रेक्टेंगल शेप का होता है क्या, और रेक्टेंगल का विकर्ण आप बात कर सकते हैं। अगर मैंने ये 3 फेसेस कहा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नीचे वाला फेस हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और ये जस्ट पीछे वाला जो बैक में रहता है फेस, ये वाला, और ये लेफ्ट वाला फेस। 3 फेस मैंने दिखाया है। बाकी जो 3 फेस और है ये इसके जस्ट सामने में दिखेंगे, एक दूसरे के सामने में दिखेंगे बाकी 3 फेस, ठीक। तो मैंने कहा भाई साहब ये लंबाई है घनाभ का, और ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है, ठीक। तो लंबाई और चौड़ाई वाला जो फेस है इसका अगर मैं डायगोनल खींचूं, इस तरह से खींच पाऊंगा, ठीक है। तो ये डायगोनल कैसे मेजर किया जाएगा, मान लो ये डायगोनल ये वाला है, तो इसको हम मेजर करेंगे रूट के अंदर सर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है क्या। अच्छा, तो मैंने कहा कि आप दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या बचेगा। आप बोलेंगे सर ये l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर में, अब इधर ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 41 के साथ गुना हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 164, यही कहेंगे क्या। ठीक उसी तरह दोस्तों मैं अगर कहूं कि मान लो b और h वाला है ना, b और h वाला जो सतह है इसके लिए विकर्ण खींचा मैंने कुछ इस तरह से, तो ये जो विकर्ण होगा मैं क्या बोलूंगा सर रूट के अंदर b का स्क्वायर बोलेंगे प्लस h का स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में बराबर कर दो और रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या बचेगा। आप कहेंगे सर b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट 61 का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट 61 का गुना 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 244। ठीक उसी तरह तीसरा जो फेस बचा हुआ है मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि भाई साहब अगर मैंने ऐसे विकर्ण खींचा H और L वाला जो सरफेस इसमें विकर्ण खींचा, तो ये विकर्ण कैसे लिखा जाएगा। आप कहेंगे सर रूट के अंदर हम लिखेंगे L का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्या। हाँ सर बात तो सही है। तो फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो क्या बचेगा L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर बराबर में 4 का स्क्वायर 16, 16 का गुणा 13 से किया जाएगा, 16 तिया 48 और 16 एकम 16, 16 और 4 20, ठीक है। अब देखना इसको हम कैसे बिल्कुल लॉजिक तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई साहब 164 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 64 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 164 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है जी। ठीक उसी तरह अगर मैं कहा 244, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो 10 का स्क्वायर 100 बच गया 144, तो 144 मतलब 12 का स्क्वायर। अब आप देख पाएंगे कि मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे 10 का स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पे b का स्क्वायर कॉमन है, दोनों में, दोनों इक्वेशन में जी, हाँ कि नहीं। ठीक है सर, तो इसका मतलब b बराबर 10 होगा क्या। यस, डायरेक्ट ऐसा मैं बोल सकता हूं कि नहीं, ठीक है। तो सर ऐसा अगर है तो यहाँ पे फिर l स्क्वायर है और इधर 8 स्क्वायर, मतलब l की वैल्यू 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो सर इसका मतलब यहाँ h स्क्वायर है, इधर 12 का स्क्वायर, तो h की वैल्यू 12 हो जाएगा। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या सर कि 208 को मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं, l बोले तो 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस h बोले तो 12, तो 12 का स्क्वायर। आप चेक करके देख लेना ये 208 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो l पता है, b पता है, h पता है,
तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, TA से 2 के मल्टीपल में आता है क्या? आप बोलेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई 8 दहम 80, ठीक है, प्लस करेंगे चौड़ाई गुणा ऊंचाई 12 दहम 120, बहुत बढ़िया। फिर बोलेंगे सर ऊंचाई गुणा लंबाई, तो कितना है 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला था कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है घनाभ का वो 2 के मल्टीपल में होता है। तो अगर कोई मात्र एक ऑप्शन मैच कर रहा हो कि वो 2 से कट जाए तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सारे ऑप्शंस 2 से कट रहा है, तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। तो कैलकुलेट कर लो यार कितना टाइम लगेगा। 120 और 80 कितना हो जाएगा 200, ठीक है, और 96 है तो कितना हो जाएगा 296। 296 का आप डबल करेंगे ना बच्चा तो कितना आएगा 592 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे जो TSA है टोटल सरफेस एरिया आप बोलेंगे 592 स्क्वायर यूनिट होगा। सर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए समझा रहा हूं, अप्रोच को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं तो समय लग रहा है। अगर आप बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए तो मैं बोलता हूं कि आपको बहुत कम से कम स्टेप लिखने की जरूरत पड़ेगा, बाकी सारे लगभग सारे स्टेप को आप माइंड से सॉल्व करेंगे। तो आप सीखिए, अभी समझिए, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करेंगे, देखिएगा हम फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है जी। चलिए मैं अगर कहूं कि इसी सवाल में जो हम अप्रोच लगाए यहाँ पे, इसको आप एक बेसिक अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? इक्वेशन वाले जो अप्रोच होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 इक्वेशन मिला था, ठीक है जी। अच्छा, तो आप ये दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते और तीसरे इक्वेशन के साथ माइनस कर देते, तो आपको ना b की वैल्यू पता चल जाता, और b की वैल्यू पता चल जाता तो बाकी सारे वैल्यू l और h की वैल्यू भी पता चल जाता, और बाकी ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला तो आपको लगाना ही पड़ता। तो एक लॉजिक तरीका से मैंने इस्तेमाल करके सॉल्व कराया, ठीक है क्या। चलिए घनाभ के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर अगला जो कंसेप्ट है वो है एडजेसेंट सरफेस का। एडजेसेंट सरफेस का मतलब क्या होता है सर? आसन्न, आसन्न फलक, ठीक है, या फिर आसन्न सतह। तो आसन्न सतह का मतलब क्या होता है कि 3 सरफेसेस हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक शीर्ष है, वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से 3 सरफेसेस अगर जुड़े हैं तो वो तीनों सरफेस क्या कहलाएंगे? आपस में आसन्न कहलाएंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये वाला सरफेस हुआ क्या, अच्छा, दूसरा ये वाला सरफेस हुआ, ठीक है, और तीसरा ये वाला सरफेस हुआ। 3 सरफेसेस है ना, 3 सरफेसेस हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, समझ पाए? तो ये एडजेसेंट सरफेस कही जाएंगे। और हर एक सरफेस का अपना खुद का एरिया होता है क्या? हाँ सर, तो मैंने कहा कि अगर ये घनाभ के 3 सरफेस है, एडजेसेंट सरफेस ऐसा मैं बोल रहा हूं, और घनाभ की लंबाई है l, चौड़ाई है b और ऊंचाई है h, ठीक। तो अगर मैं ये नीचे वाले सरफेस का एरिया कहूं तो इसको S1 बोल दिया। अच्छा, ये पीछे वाला जो सरफेस है इसका एरिया कहूं तो ये हो जाएगा H3, ऐसा बोल दिया। अच्छा, ये जो लेफ्ट वाला सरफेस है इधर, इसके एरिया कहूं तो ये S2, समझ पा रहे हैं? तो S1, S2, S3 क्या है? उस सरफेस का एरिया है, ठीक है, जो आपस में एडजेसेंट कहे जाएंगे, S1, S2, S3, समझ गए? तो S1 बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। S2 बराबर क्या हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे सर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, देख सकते हैं वहां पे। S3 बराबर ऊंचाई गुणा लंबाई, समझ गए यहां तक की बात? तो एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सरफेसेस S1, S2, S3 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और ये सरफेसेस आपको यहाँ पर भी दिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसको अलग से दिखा दिया तो और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिला कि एडजेसेंट सरफेस का मतलब क्या होता है, कि 3 सरफेसेस हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, मतलब आसन्न फलक कहे जाएंगे ऐसे सरफेसेस को, ठीक। अब देखो जो फार्मूला यहां से निकल के आएगी एक नए तरीके का, जैसे कि घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ पे घनाभ का आयतन हम ये एडजेसेंट सरफेस के एरिया के टर्म्स में भी लिख पाएंगे। कैसे? रूट के अंदर S1, S2, S3, और S1, S2, S3 एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सरफेसेस। एक नया फार्मूला है क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए, ठीक है, या फिर कहिए घनाभ के आयतन के लिए, और इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको। अगर मैंने कहा कि भाई साहब घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर मैं कहता हूं
तो ये क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, अगर मैंने कहा कि S1 गुणा S2 गुणा S3, इस तरह से आपस में इसको आप गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये L का स्क्वायर होगा, B का स्क्वायर होगा और H का स्क्वायर होगा, क्योंकि L भी 2 बार है, B भी 2 बार है, H भी 2 बार है। इसको आपस में आप गुणा करेंगे तो ठीक है, तो होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा। क्या, तो मैंने क्या बोला, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। क्या, घनाभ का वॉल्यूम जी, ठीक है ये। तो भाई साहब घनाभ का वॉल्यूम रूट S1 S2 S3 आया। क्या ये फार्मूला समझ में, पिक्चर में आया? हाँ सर, बात तो सही है। अब देखो, मैंने कहा कि टोटल सरफेस एरिया के लिए भी एक नया फार्मूला निकल के आएगा, जिसको आप कहेंगे, अगर घनाभ की लंबाई पता हो, चौड़ाई पता हो, ऊंचाई पता हो आपको, ठीक है, साथ के साथ ये डी क्या है, घनाभ का डायगोनल है, क्यूबॉइड का डायगोनल, तो क्यूबॉइड का डायगोनल भी आपको पता है अच्छे से। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया आप ऐसे पता कर पाएंगे इस तरह से। ठीक, इसको भी हम चाहे तो प्रूफ करके दिखा सकते हैं आपको। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैंने कहा L प्लस बी प्लस एच, ठीक, इसका होल स्क्वायर करने से अलजेब्रा का फार्मूला लगाइए आप कहेंगे सर ये L का स्क्वायर बोलेंगे और ये B का स्क्वायर और ये H का स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस का 2LB प्लस ये हो जाएगा BH प्लस ये HS। समझ पा रहे हैं क्या? समझ के चीजों को आप याद करेंगे ना बच्चा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब ये जो डायगोनल होता है क्यूबॉइड का, ये क्या होता है सर, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है कि नहीं होता? अब मैंने कहा कि आप ना ये रूट को हटाइए या फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, तो ये डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है भाई साहब, तो ये है डी स्क्वायर की वैल्यू, हाँ कि ना? अब देखो ये किसकी वैल्यू है, तो ये टोटल सरफेस एरिया है क्या, हाँ सर ये टोटल सरफेस एरिया। समझ पाए? अरे घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ऐसी बात करते हैं ना। ठीक है सर, तो टोटल सरफेस एरिया इसको यहीं पे रखिए और ये डी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर दिखा क्या, फिर डी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर, और डी बराबर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या होता है, डी बराबर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से है ना, आपको फार्मूले याद रहने चाहिए, प्रैक्टिस में रहने से याद रहेगा, और कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है वो भी मैं बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, समझा समझा के लिख लिख के फार्मूला आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपके भी ऐसे प्रैक्टिस में हो और लंबे समय तक याद रहे, और प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, ओके। देखिए, एक घनाभ के आकार के बक्से के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर S1 बोल सकते हैं, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर S2 बोल सकते हैं, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर S3 बोल सकते हैं। यही बात है क्या? अच्छा, बक्से का आयतन बताना है, ये सवाल एसएससी CHSL 2024 से पूछे गए सवाल है। ठीक, जब भी आपको 3 एडजेसेंट सरफेस बोला जाए या फिर 3 आसन्न फलक बोला जाए, तो इसका मतलब दिमाग में आपकी पिक्चर बनना चाहिए कि 3 ऐसे फलक की हम बात कर लेंगे भाई साहब, ठीक है, जो एक कॉमन वर्टेक्स से बन रहा हो। ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ये 3 फलक जो देख पा रहे हैं, ये पहला फलक का क्षेत्रफल और ये दूसरा फलक का क्षेत्रफल और ये तीसरा फलक का क्षेत्रफल, जो कि सवाल में दिया हुआ है। और अगर मुझे आयतन पता करनी हो तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, तीनों फलक के क्षेत्रफल के टर्म्स में हम लिखेंगे S1 गुणा S2 गुणा S3। ठीक है क्या? तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा वॉल्यूम बराबर, हमने कहा S1 की वैल्यू है 120, ठीक, गुणा S2 की वैल्यू है 72 गुणा S3 की वैल्यू है ये 60। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मैं 120 को लिख सकता हूं 12 गुणा 10, ठीक, 72 को लिख सकता हूं सर 12 गुणा 6, अच्छा 60 को लिख सकता हूं सर 10 गुणा 6। तो इस तरह से जो जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसको शादी करा दिया जाएगा, 12 की शादी इस 12 से कराएगा तो एक सिंगल जोड़ा बन के बाहर निकलेगा, हाँ कि ना? 10 की शादी इस 10 से कराया जाएगा तो फिर से ये बाहर निकल जाएगा शादी होकर। ठीक है, 6 की 6 से, इस तरह से।
ठीक, तो आप बोलेंगे यही तो हो जाएगा आयतन के बराबर। तो ऐसे आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच देखना रहेगा। 12 दहाम 120 और 120 का गुणा 6 तो 12 छक्के 72, 720 किसमें लेना है अपने को, इसको सेंटीमीटर क्यूब में आयतन पता करनी है। तो 720 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए सवाल है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 27 सेंटीमीटर है, यदि उसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तब उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता करनी है, मतलब टोटल सरफेस एरिया पता करनी है भाई साहब। तो हमको ये बात पता है क्या कि टोटल सरफेस एरिया पता करना है हमको घनाभ का। तो अगर पता हो हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे विकर्ण के स्क्वायर से, ठीक है। तो हमको टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे सर टोटल सरफेस एरिया बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये योगफल दिया हुआ है कितने 27, तो 27 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस किया जाएगा विकर्ण के स्क्वायर, तो विकर्ण की लंबाई है 16 तो 16 का स्क्वायर, ठीक। आप चाहे तो यूनिट डिजिट से एक बार चेक करके देख सकते हैं, साथ ही 49, अच्छा 6 6 का 36, तो यूनिट डिजिट को आपस में माइनस करने से कितना आएगा 3 आएगा क्या। तो अगर मात्र एक ही ऑप्शन मैच कर रहा हो तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से ज्यादा ऑप्शन मैच करेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ऑप्शन सी भी मैच कर रहा है, नहीं तो यूनिट डिजिट का कांसेप्ट यहाँ पे काम नहीं आएगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए 1 से 30 तक की स्क्वायर पता होना चाहिए ना, ठीक है। 27 के स्क्वायर बोलेंगे तो 729, 16 का स्क्वायर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 256 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 में 6 माइनस करने से ये 3 होगा, 12 में 5 माइनस करने से 7 और 6 में 2 माइनस करने से ये 4, तो 473 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सवाल, अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही सवाल हम सॉल्व किए थे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग 23 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 5√7 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है भाई साहब। इसका मतलब क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया लिखा है, बार बार बोल रहा हूं मैं, लेटरल की बात नहीं हुई है, सिर्फ लिखा है सरफेस एरिया, तो आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है सिर्फ, तो आप बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैं ये बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं। तो इसका मतलब हमको टीएसए पता करनी है, तो हम बोलेंगे घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे घनाभ के विकर्ण की स्क्वायर का, ठीक है। तो हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया हुआ है कितनी 23, तो आप बोलेंगे सर 23 का स्क्वायर माइनस डायगोनल दी हुई है कितनी 5√7, इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 23 का स्क्वायर बोलेंगे तो ये हो जाएगा 529, हाँ कि ना, माइनस 5√7 का होल स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 25 का गुणा 7 से करेंगे तो 25 सत्ते 175, ठीक है क्या। तो सर 9 में 5 4 हो जाएगा, 12 में 7 5 हो जाएगा, फिर 4 में 1 354, ठीक है। तो 354 किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही तो है भाई साहब टोटल सरफेस एरिया, या फिर हम कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए सवाल है, एक घनाभ के आकार में एक गत्ते के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी और ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 1/3 है। सबसे पहली बात यहाँ पे हमको पता करनी है सरफेस एरिया बोला गया है, और सरफेस एरिया बोला गया है, लेटरल नहीं बोला गया है, मतलब बाय डिफॉल्ट टोटल होगा ये, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हमको पता करनी है, ठीक है क्या। और टोटल सरफेस एरिया पता करने के लिए आपको उस घनाभ की लंबाई देकर रखी गई है क्या, कितने, आप बोलेंगे 60 सेंटीमीटर। सवाल बोला गया है कि उसकी जो चौड़ाई है लंबाई की आधी है, तो आप बोलेंगे सर लंबाई 60 है तो चौड़ाई आधी है, मतलब 30 सेंटीमीटर। सवाल में बोला गया है ऊंचाई के बारे में, ऊंचाई कितनी है, तो उसकी चौड़ाई की 1/3 है भाई साहब, तो चौड़ाई 30 है तो इसका 1/3 हिस्सा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ पाए क्या। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 2 के मल्टीपल में होता है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 2 के मल्टीपल में देखने को मिलता है भाई साहब। तो 2 के मल्टीपल में तो ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं,
तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 1800, हाँ कि ना, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा 300। बहुत बढ़िया। फिर प्लस करेंगे ऊंचाई गुणा लंबाई, तो सर ये हो जाएगा 600। सही बात है। तो यही तो टोटल सरफेस एरिया है यार। तो 1800 और 300 2100 हो जाएगा, 2100 और 600 2700, और 2700 को डबल कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 5400। ठीक है, तो 5400 ये किस में आने वाले हैं, तो आप बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही तो है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 में पूछे गए सवाल है, घनाकार आकार के कोल्ड स्टोरेज की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई की आधी है। यदि इसका आयतन 216 मीटर क्यूब है तो कोल्ड स्टोरेज की विमाएं बतानी है, मतलब डायमेंशंस ऑफ द कोल्ड स्टोरेज बतानी है। और डायमेंशंस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऑप्शन भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है। और जब भी हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की बात करते हैं तो यही तो आयतन के बराबर होता है भाई साहब। तो आप ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जिसकी वैल्यू 216 आ रहा हो। समझ पा रहे हैं? ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दिया हुआ है ना भाई, तो 216 आना चाहिए। तो 8 चौके 32, 32 दूनी 64, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने कहा 14 सत्ते 98, ठीक है, और 98 गुणा 5 करेंगे तो भाई साहब ये तो 216 को क्रॉस कर जाएगा, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। 12 नहीं है 108, 108 का गुणा 5 से करेंगे तो 500 से क्रॉस हो जाएगा, जबकि 216 चाहिए अपने को, नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन बी। और सवाल के हिसाब से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरा अभी आंसर आ रहा है 12 गुणा 6 गुणा 3, तो 12 छक्के 72, 72 तिया 216, आया कि नहीं आया। और सवाल क्या कहता है कि इसकी जो लंबाई है भाई साहब ये चौड़ाई के 2 गुणी है क्या, अरे 6 दूनी 12, और साथ के साथ इसकी जो ऊंचाई है चौड़ाई की आधी है। आप देख सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है ना ये चौड़ाई की आधी है, ये आधी। समझ पा रहे हैं क्या, दिख रहा है? बढ़िया। तो ऐसे आप सवाल जैसे आप देख रहे हो ना, इसमें एक्चुअली ये घनाकार नहीं बोलना चाहिए था यार, इसको क्या बोलना चाहिए था, घनाभ बोलना चाहिए था। ऐसा क्यों पता है, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि घन और घनाभ में सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। घन में क्या होता है, सारे डायमेंशंस बराबर होते हैं ना यार घन में, अगर घनाकार बोला है तो। और घनाभ में सारे डायमेंशंस अलग अलग होते हैं, है अलग अलग। ठीक है, तो ठीक है, ये आप घन और घनाभ जो भी बोले थोड़ा सा आप लॉजिक भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक, सवाल में डाटा दिया है इस हिसाब से। अगर ये सवाल बोल दिया कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, ऊंचाई इसकी चौड़ाई की आधी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है भाई साहब, तो ये एक्चुअली घनाभ का सवाल था। और वैसे लॉजिक तरीके से सॉल्व होने वाले सवाल था, कोई कैलकुलेशन लगा क्या नहीं, आयतन दे के रखा था और बस इसको गुणा करके चेक करना था कि आयतन है ना 216 जो है वो कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है और सवाल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। सुपर। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने का प्रयास किया और साथ के साथ हमने अलग अलग वैरायटी के सवाल भी सॉल्व किए। जितने भी कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल हो सकते थे लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने चर्चा किए क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड। बाकी और भी कुछ नए पैटर्न के सवाल हम डिस्कस करेंगे डे 2 क्लास पे, वहां पे कुछ और नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, आपको मजा आएगा। यहां तक हमारा क्यूब और क्यूबॉइड का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और जो बेसिक सवाल है वो फिनिश होता है। अगला जो क्लास है उसमें हम सिर्फ सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल का डिस्कशन करेंगे, क्यूब के ऊपर भी क्यूबॉइड के ऊपर भी। ठीक है जी, तो फिर हमारा क्यूब और क्यूबॉइड फिनिश हो जाएगा। फिर अगले डे 3 क्लास से फिर हम शंकु बेलन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक जी, तो ये जो 3D मेंसुरेशन का सीरीज स्टार्ट हुआ है ना, इसका क्लास नोट्स पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास से रिलेटेड जो भी अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
आशा करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा, आपको मजा आया होगा। वीडियो जरूर आप लाइक कर दिया करें यार, अपना फीडबैक जरूर बताया करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करिएगा वीडियो के लिंक को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। टिल देन थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।